बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है रविवार 25 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के कई जिलों में बारिश वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्तरी सीमा बक्सर से होकर के गुजर रही है, जिसके कारण बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं बादलों का आना जाना भी जारी रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और फिर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं बिहार के दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिण मध्य और फिर उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान पेड़ पौधों और फिर बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रहने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक और बड़ा पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल किशनगंज जिले में मेची नदी पर बन रहा पुल धंस गया है। इस पुल का निर्माण गौरीचक में किया जा रहा है, जिसका एक पाया अभी से ही धंस चुका है। यानी कि पुल अभी बन ही रहा है किशनगंज जिला में, अब बनते बनते इस पुल का पाया धंस गया है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि 327E पर किया जा रहा है, जहाँ GR इस्प्रा कंपनी नामक संवेदक इसका निर्माण कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की निगरानी में ये पुल बन रहा है। इस निर्माणाधीन पुल की लागत 1500 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 327E के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसके लिए इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है। ये पुल बिहार के अररिया जिला को बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ता है। किशनगंज में पुल के धंस जाने से कई प्रकार की चर्चाएं शुरू होने लगी है। साथ ही आपको बता दूं कि ये पुल केंद्र सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, न कि बिहार सरकार की तरफ से। इस पुल का निर्माण बिहार सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार कर रही है। मोदी सरकार इस पुल का निर्माण कर रही है और मोदी सरकार के इस पुल निर्माण पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी एकता की बैठक के बाद बिहार का पॉलिटिकल टेम्परेचर उफान पर है, हाई पर है। पक्ष और विपक्ष द्वारा लगातार की जा रही बयानबाजी के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी एंट्री मार दी है। जी हाँ, बिहार में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने विपक्षी एकता की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है और विपक्ष पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि देश में अभी तानाशाही चल रही है, लिहाजा ऐसे माहौल के खिलाफ ईमानदारी से लड़ने की जरूरत है। विपक्षी एकता की बैठक का मुद्दा उठाते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा है कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हमेशा MY समीकरण की बात करते थे और अब उनके पुत्र तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव की विचारधारा लालू प्रसाद यादव पर हावी हो गई है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि विपक्षी एकता की बैठक में मुस्लिम, ईसाई, सिख को नहीं बुलाया गया, हमें बुलाने की पहल उनकी तरफ से होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी दलों की बैठक पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश को दिशा दिखाने के लिए सब एकजुट हुए हैं, जहां हम अपने हित के लिए नहीं बल्कि जनता की मांग पर एक हुए हैं। अगला चुनाव कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है और उनके मुद्दों पर चुनाव होगा। ये बैठक काफी सफल रही है। जब शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक में RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए थे। जब बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अब पूरी तरीके से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर देना है नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को बढ़िया से हमको उसको फिट कर देना है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रदेश का नेता बताते हुए कहा है कि वे प्रदेश में घूम घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं। यही अमेरिका नरेंद्र मोदी और फिर अमित शाह को आने से मना कर दिया था किसी जमाने में, उस समय जब गोधरा में घटना घटी थी और अपने लोगों को भी मना कर दिया था कि कोई भी मत जाना। बाद में पता नहीं कि कैसे ये भूल गए और ये जाने लगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी दलों ने मिलकर के एक साथ चलने को लेकर के सहमति बनी है और साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में यानी कि अगले महीने फिर से एक बड़ी बैठक शिमला में होगी। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उस बैठक के बाद ये अंतिम निर्णय होगा और अंतिम रूप ले लेगा। उन्होंने कहा था कि देश में वर्तमान में जो सरकार चल रही है वह देश हित में नहीं है, सरकार इतिहास से बदलने में लगी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि आज़ादी की लड़ाई को ये लोग भुला देंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी एकता की पहली बैठक के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है और मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। ललन सिंह ने कहा है कि आज की स्थिति इमरजेंसी की स्थिति से भी बदतर है, जहां उस वक्त कम से कम प्रेस को आज़ादी थी, लेकिन आज मीडिया नियंत्रण में है, पूरा लोकतंत्र खतरे में है। ललन सिंह ने कहा है कि इमरजेंसी के दौरान कभी भी इस तरह की एजेंसी का इस्तेमाल नहीं किया गया, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। सभी संस्थानों को सरकार अपनी पॉकेट में रखे हुए हैं, मोदी सरकार अपने पॉकेट में रखे हुए हैं। देश की स्वतंत्रता और फिर लोकतंत्र खतरे में है। इस वक्त कांग्रेस अब हमारे साथ है, यह कहना है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। जहां वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विपक्ष की बैठक को फोटो सेशन करार दिए जाने पर ललन सिंह ने कहा है कि वे भविष्यवक्ता हैं। अगर उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि 300 सीट जीत करके पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो फिर इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए हैं। जहां ललन सिंह ने कहा है कि आप इतिहास उठा करके देखिए, उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में हम बहुमत लाएंगे, वहां भी वो हार गए। हिमाचल प्रदेश में बहुमत लाएंगे, वहां भी मोदी हार गए। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने सभी लोगों से एक साथ जाकर के अपील की थी और फिर सभी लोगों ने एकजुट होकर के एक मंच पर आए। निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है और सभी लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है। प्रेस पर पहरा लगा दिया गया है, यह कहना है ललन सिंह का। साथ ही ललन सिंह ने महंगाई का मुद्दा उठाया और कहा है कि अर्थव्यवस्था समाप्त हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है और फिर सरकार बंसी बजा रही है। ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार संकल्प था, हम लोग एकजुट होकर के उनको हराएंगे और फिर आप इसका रिजल्ट भी देख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक प्रेमी प्रेमिका के शादी के बाद भी प्यार करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि नालंदा जिले में एक युवक की बेरहमी से पीट करके जान ले ली गई है। जब पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और फिर मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि पीर बिघा यानी कि बिहार के नालंदा जिला के पीर बिघा ओपी थाना इलाके का यह घटना है। जिस युवक की जान ले गई है उसका नाम पिंटू कुमार बताया जा रहा है। जहाँ बताया गया है कि पिंटू कुमार का खुदागंज थाना इलाके के एक गाँव की लड़की से प्यार करता था। जहाँ वही जब पिंटू कुमार से लड़की की प्रेम प्रसंग की भनक लड़की के परिवार वालों को लगी, तो फिर जल्द ही 21 मई को उसकी शादी करा दी गई। शादी के बाद भी युवक और युवती फोन से बात कर रही थी। जब शादी के कुछ दिन बाद ही 6 जून को प्रेमिका अपने प्रेमी पिंटू कुमार के साथ भाग गई। भागने के बाद लड़की के परिवार वाले ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पिंटू के भाई सिंटू कुमार ने बताया है कि उसका भाई हिलसा थाना की खोरमपुर में रह करके पढ़ाई करता था। उसी इलाके से पिंटू का अपहरण हुआ था। भाई की बेरहमी से पिटाई करके बाजार में छोड़ दिया गया था। जब फोन से सूचना मिली तो फिर भाई को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन शनिवार को पटना ले जाने के दौरान उसकी जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता की जरूरत पर जोर दिया है और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर ये तानाशाह सरकार फिर लौट आई तो फिर भविष्य में फिर से चुनाव नहीं होगा। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक के बाद ये भी कहा है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट है और मिलकर के लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पटना से जो शुरू होता है वह जन आंदोलन का रूप लेता है, इसीलिए मैंने कहा था कि पटना से शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक हैं, हम मिल करके लड़ेंगे, आगे और बैठक होगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा की तानाशाही चल रही है, अत्याचार किया जा रहा है। निर्वाचित सरकार में राजभवन को वैकल्पिक सरकार बना दिया गया है। अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई लगा देते हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगर ये तानाशाह सरकार लौट आई तो फिर भविष्य में फिर से चुनाव नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जब बेगूसराय के बाद अब पूर्णिया जिले में कुत्तों ने आतंक मचा करके रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 महीने के भीतर आवारा कुत्ते 2500 से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। कुत्ते के दहशत से जिले के लोगों में खौफ का माहौल है। जब सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्ते कब किसे अपना शिकार बना ले, इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। जब आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 महीने में आवारा कुत्ते 2509 लोगों को काट करके घायल कर चुके हैं। जनवरी में 536, फरवरी में 658, मार्च में 557, अप्रैल माह में 382, मई में 376 लोग डॉग बाइट के शिकार हो चुके हैं, यानी कि कुत्तों के काटने का शिकार हो चुके हैं। जब कुत्तों के काटने की वजह से कई जगहों पर लोग सड़क दुर्घटना के भी शिकार हो रहे हैं। गाड़ियों को आता देख करके आवारा कुत्ते अचानक हमला कर देते हैं और फिर एक्सीडेंट हो जाती है। जब डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं पर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है और कहा है कि जिले के अस्पतालों में एंटीरेबीज उपलब्ध है। जब कुत्ता काट ले तो फिर तुरंत डॉक्टर की सलाह पर एंटीरेबीज की सुई ले। आपको बता दें कि पिछले दिनों बेगूसराय में आवारा कुत्ते ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। बाद में पटना से पहुंची टीम ने कई कुत्तों को मार गिराया था।
दोस्तों बात करते हैं कि भीषण गर्मी और मानसून की बेरुखी की वजह से बिहार के जल स्रोत का हाल बुरा है। जहां बिहार नदियों के सूखने के बाद जलाशयों से भी पानी गायब हो रहा है। जहां बिहार के लगभग 60% तालाब सूख चुके हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिन और बारिश नहीं हुई तो फिर हालात और भी बदतर होगा। जब मानसून में विलंब के कारण कई तालाब का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ये सारे तालाब 5 एकड़ से भी अधिक बड़े हैं। जहाँ इनसे छोटे तालाबों की स्थिति तो और दयनीय है, खराब है। जहाँ इस समय बिहार के 954 प्रमुख बड़े तालाबों में 550 से अधिक तालाबों में पानी नहीं है, जबकि अन्य की स्थिति भी तेजी से बिगड़ रही है। इनमें लगभग 150 तालाबों की स्थिति ही इस समय अच्छी है, जहाँ यहाँ 10-12 फीट तक पानी है। विशेषज्ञों के अनुसार भूगर्भ जलस्तर के नीचे जाने के कारण तालाबों की स्थिति बिगड़ी है। पिछले वर्षों में इनकी देखरेख भी ढंग से नहीं की गई है। जब बड़ी संख्या में तालाब अतिक्रमण के शिकार हैं। यही नहीं, कई पर अवैध निर्माण हो चुका है। अस्थायी संरक्षण खड़ी कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि इंटरनेट के इस्तेमाल में बढ़ोतरी के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको बता दूं कि इंटरनेट का इस्तेमाल पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस बढ़ते ही जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि इसके जो कारण ठहराए गए हैं कि यानी कि क्यों इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहे हैं, तो उनमें से कई कारण हैं, जिनमें सस्ता डेटा यानी कि सस्ता मोबाइल डेटा यानी कि MB, सस्ता स्मार्टफोन, बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी और 5G की वृद्धि शामिल है। इरेक्शन मोबिलिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 5 साल में भारत में 5G यूजर्स की संख्या कई गुना बढ़ने वाली है। इंटरनेट की दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़ रही है। देश 4G से 5G की ओर बढ़ रहा है। 5G यूजर्स की संख्या में भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जियो के आने के बाद भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया है, जहाँ अब गाँव-गाँव तक इंटरनेट पहुँच गया है। हाल ही में इंटरनेट डेटा को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि अगले 5 सालों में भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक भारतीय प्रति माह 62 GB डेटा का इस्तेमाल करेंगे। ये डेटा उपयोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ तक कि अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण कोरिया और फिर चीन जैसे विकसित देश भी इंटरनेट उपयोग के मामले में भारत से पीछे छूट जाएंगे। इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इनमें सस्ता डेटा, सस्ता स्मार्टफोन, बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी और 5G की वृद्धि शामिल है। इरेक्शन मोबिलिटी रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत निकट भविष्य में यानी कि आने वाले समय में, बहुत जल्द आने वाले समय में सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार बनने जा रहा है। इसका असर अभी से ही दिखने लगा है। 5G के आगमन के साथ 4G ग्राहक तेजी से घट रहे हैं। अनुमान के मुताबिक 2028 तक भारत में केवल 500 मिलियन 4G ग्राहक होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने की बमुश्किल 3 माह बाद शनिवार को किशनगंज जिले में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट बताया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ANI की खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि ये केंद्र सरकार के अधीन भारतमाला परियोजना के अंतर्गत NHAI द्वारा निर्मित निर्माणाधीन पुल है। इसका बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग से कोई भी संबंध नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से संबंधित एजेंसी और फिर अधिकारी को श्रेय एवं दंड देने का सर्वाधिकार NHAI का है। यह केंद्र सरकार अधीन भारतमाला परियोजना के अंतर्गत NHAI द्वारा निर्मित निर्माणाधीन पुल है। इसका बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग से कोई भी संबंध नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से संबंधित एजेंसी और फिर अधिकारियों को श्रेय एवं दंड देने का सर्वाधिकार NHAI का है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने कहा है कि राजधानी पटना से करीब 400 किलोमीटर दूर हुई इस घटना के तहत मेची नदी पर बन रहे पुल का एक खंभा ध्वस्त हो गया। अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 327E पर निर्मित किया जा रहा है ये पुल किशनगंज और कटिहार को जोड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा मामला बिहार के जमुई जिले का है, जहां घर में सोई महिला के साथ दबंगों ने घर में जबरदस्ती घुस करके उसके साथ गलत काम किया। जब महिला ने जब विरोध किया तो फिर दबंगों ने लोहे के रड से मार करके उसे घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना बिहार के जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र का है, जहाँ घर में घुस करके दबंगों ने एक महिला के साथ गलत काम करने की कोशिश की। इस मामले में पीड़ित महिला की ननद ने बताया है कि उसकी भाभी घर में सोई थी, तभी गांव के ही बच्चू यादव घर में घुस करके उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करने लगा। जब उसकी भाभी ने शोर मचाया तब घर के अन्य सदस्य पहुंचे। दबंगों ने उसकी भाभी को रड से मार करके घायल कर दिया। वही घटना के बाद दबंग भाग गए। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के साले
कारू सिंह के ठिकानों पर शनिवार को तीसरे दिन आयकर विभाग और ईडी की छापेमारी जारी है। आरोप लगाया जा रहा है कि कारू सिंह ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके करोड़ों की कमाई की है। अजय सिंह उर्फ कारू सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के भी करीबी हैं। अपनी ऊंची रसूख का उपयोग करके कई कारोबार कर रहे हैं, जिनमें टैक्स हेराफेरी करके अनुचित लाभ के लिए बोगस कागजात का सहारा लिया है। जहां शनिवार को कारू सिंह की पूर्णिया में स्थित जेसीबी एजेंसी पर छापेमारी चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब लोगों को गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो गई है। जब सुबह में आसमान में बादल छाए हुए नजर आए, इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे बिहार के लोग राहत की सांस लिए। हालांकि अभी भी दिन चढ़ने के साथ गर्मी की तपिश से छुटकारा नहीं मिला है, लेकिन सुबह का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। जहाँ दरअसल बिहार के सभी हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय है। इसकी वजह से बिहार के अधिकांश हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। शनिवार की सुबह भी पटना के आसमान में काले बादल छाने लगे, फिर हल्की तेज हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई। मौसम विभाग के मुताबिक पटना समेत 33 जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं गोपालगंज, सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जब मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात में गर्जन को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज बिहार के 38 जिलों में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बांका और भागलपुर जिला शामिल है। आपको बता दें कि इधर बिहार में 2 दिनों से होने वाली बारिश, तेज हवा की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। बिहार के 35 जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रात में तापमान 27 डिग्री के करीब रहा है। 48 घंटे के दौरान बारिश, तेज हवा के तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट होगी। बिहार के सभी हिस्सों में बारिश का सिस्टम सक्रिय है। इस दौरान मेघ गर्जन और फिर वज्रपात के आसार बने हुए हैं। दोस्तों AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के निशाना साधा है। बड़ा हमला बोला है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि पीएम विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारत में पीछे क्यों हट जाते हैं। जी हां, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को कटाक्ष करते हुए कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में पहली बार सवाल लिए और उस सवाल जवाब में उन्होंने भारत में भेदभाव न किए जाने की बात कही। मणिपुर में 300 गिरजाघरों को जला दिया गया, वह भेदभाव नहीं है क्या? CAA का कानून भेदभाव के आधार पर बना, ये भेदभाव नहीं है क्या? भाजपा के पास 300 सांसद है जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, क्या ये भेदभाव नहीं है क्या? ये भेदभाव की मिसालें हैं। पीएम विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारत में पीछे क्यों हट जाते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ विपक्षी बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। व्हाइट हाउस में अमेरिकी मीडिया ने मुसलमानों और फिर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर के सवाल पूछा। इसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र हमारी रगों में है और जाति, पंथ एवं धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव का कोई भी सवाल नहीं है। पीएम मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र हमारे रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं, हमारे पूर्वजों ने संविधान के रूप में शब्दों में ढाला है। जब हम लोकतंत्र को जीते हैं तब भेदभाव की बात नहीं आती है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलती है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भी भेदभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं सभी के लिए है और इसमें जाति, पंथ, धर्म आदि को लेकर के किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस व्यक्तित्व को लेकर के AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर के निशाना साधा है और कहा है कि पीएम मोदी जो आज जिंदगी में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो इसमें भेदभाव को लेकर के जो भी टिप्पणी की गई है ये सरासर गलत है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब तब से उन्होंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी विदेश में जाकर की। अपने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं क्योंकि भारतीय मीडिया खरीदा हुआ है। विदेशी मीडिया जो भारत में अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते हैं तो उसको लेकर के पीएम मोदी कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में भाजपा किस कदर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक पर बीजेपी सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जोरदार हमला किया है। जहां अश्विनी चौबे ने कहा है कि राहुल गांधी भ्रष्टाचारियों की बारात का
शहबाला है। ननिहाल को आगे बढ़ाने के लिए ददियाल को पीछे ढकेल रहे हैं। वे देश में भारत जोड़ो और फिर विदेश में भारत तोड़ो का नारा बुलंद करते हैं। वे शुक्रवार को बक्सर के किला मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी का 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जो ये बातें अश्विनी चौबे ने कही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस का युवराज बिना दूल्हे के शहबाला हैं, जो भ्रष्टाचारियों के बारात में बिहार पहुंचे हैं। इनका डीएनए कहां का है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ननिहाल को आगे बढ़ाने के लिए अपने ददियाल को ही पीछे ढकेल रहे हैं। इनको ना तो दूल्हा मिलेगा और ना ही मंडप में दुल्हन मिलेगी, केवल मंडप ही सजेगी। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। यह बैठक में तमाम विपक्षी दल के नेता शामिल हुए, लेकिन बीजेपी बैठक को फ्लॉप साबित करने में जुटी हुई है। यह ताज़ा मामला बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्ष की बैठक टाएं टाएं फिस हो गई है। कहावत है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परंतु बैठक के बाद जो चूहिया निकली है वह भी मरी हुई है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बैठक की एक ही उपलब्धि है कि अगली बैठक का स्थान तिथि तय हो गई है। ना तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ना ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा हुई। उल्टे अरविंद केजरीवाल गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके चले गए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 7 मुख्य विपक्षी दल बैठक से नदारद थे। जब 15 शासित दलों में 10 परिवारवादी दल हैं, जहाँ 12 दल हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। ऐसे वंशवादी भ्रष्टाचारी से लिप्त पार्टियां ईमानदार नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती। दोस्तों क्या आप दुनिया के सबसे महंगी सब्जी के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे महंगी सब्जी कौन सा है? जहाँ वह कौन सी ऐसी सब्जी है जो सबसे महंगी है और लोग लेते हैं और खाते भी हैं? जहाँ अगर आप इस सब्जी के बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जहाँ आप लेने से पहले ज़रूर 2 बार सोचेंगे। जहाँ और लेने वाले कोई इधर उधर आदमी नहीं बल्कि अमीर लोग ही खरीदते हैं, जहाँ वो भी बहुत कम, क्योंकि है ही इतना महंगा। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कैंसर से बचाने में मददगार साबित होती है, इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। जहाँ हम आपको बताएं कि दुनिया की सबसे महंगी सब्जी के दाम के आगे ये जो सब्जी बिक रहा है ये सब कुछ भी नहीं है। ये सब्जी मुख्यतः यूरोपीय देशों में उगाई जाती है, लेकिन अब भारत में भी इसकी खेती हो रही है, इसलिए हम आपको अभी इस वीडियो में बता रहे हैं। 1 किलो सब्जी की कीमत में 1 मोटरसाइकिल खरीदा जा सकता है। ये अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है और इसे उगाने में बहुत ही समय लगता है। यही कारण है कि ये इतनी महंगी होती है। हॉट सूट सब्जी इतनी महंगी है कि आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं 1 किलो सब्जी की कीमत में। आप सोच सकते हैं कि कितनी महंगी होगी ये सब्जी, और इसको उगाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसकी टेम्परेचर को मेंटेनेंस रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। जी हाँ, अगर टेम्परेचर इसका मेंटेनेंस सही से हो जाता है तो फिर ये सब्जी आसानी से उग जाएगी। लेकिन वही बात हो गई ना कि टेम्परेचर को सही करने में इंसान की पसीने छूट जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि हॉट सूट्स की कीमत 85,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 1 किलो सब्जी की कीमत 85,000 रुपये है। इतने में तो आप 1.5 तोला सोना या फिर एक बाइक बड़ी आराम से खरीद सकते हैं। 85,000 रुपये अगर किसी का वेतन हो तो फिर उसे अच्छी सैलरी माना जाता है। आप इसके दाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे खरीदने से पहले कोई करोड़पति भी 2 बार सोचता ही होगा। जी हाँ, कोई करोड़पति भी अगर इस सब्जी को खरीदेंगे तो वह भी पहले 2 मिनट तक सोचेंगे कि ले या ना ले। इस सब्जी को हिमाचल और महाराष्ट्र में कुछ जगह उगाया जाता है। इसे उगाने की पद्धति जटिल है, बहुत हार्ड है, और इसकी खेती में सालों का टाइम लगता है। साथ ही इसमें शारीरिक श्रम भी बहुत है, इसीलिए सब इसकी खेती भी नहीं करना चाहते हैं और नहीं भी कर पाते हैं। आपको बता दूं कि यूरोप और अमेरिका में पहले इसे खरपतवार समझा जाता था, यानी कि इसकी कोई कीमत नहीं समझी जाती थी। जैसे मतलब कि जंगल होते हैं ना, जंगल जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, ऐसे ही अमेरिका में पहले इसको जंगल समझा जाता था, यानी कि इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये हैप परिवार के केनाबेसी पौधे की प्रजाति है। इसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में हो सकता है। इसका पौधा 6 मीटर तक लंबा हो सकता है और 20 साल तक जीवित रह सकता है। इसे उगाने में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये 3 साल बाद ही काटने लायक होता है। इस पौधे को उगने के लिए हर दिन 6 से 8 घंटे सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, जो बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि आपको पता है कि डेली सूरज नहीं दिखाई देते हैं। अब ऐसे में इसको उगाए जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे इसके फ़ायदे भी बहुत हैं ना। जैसे इसके फ़ायदे की बात करें तो ये कैंसर सेल से लड़ने में मदद करती है, इसीलिए इसका दाम और ज़्यादा हो जाता है। जैसे इसके अलावा टेंशन, तनाव और घबराहट को भी कम करने में भी ये बहुत सहायता करती है। जहाँ इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। ये कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी सहायक होती है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले विजय चौधरी के साले अजय कुमार सिंह उर्फ कारू सिंह के यहाँ 2 दिनों से चल रही आयकर की छापेमारी में अब तक कई अहम सुराग निकल करके सामने आए हैं। इस छापेमारी में आयकर की टीम को कारू सिंह के यहाँ से करीब 1.5 करोड़ कैश और 50 लाख रुपए की ज्वेलरी मिली है। इसके अलावा टीम ने कई तरह के दस्तावेज को भी जब्त किया है। हालांकि कारू सिंह के बेगूसराय आवास पर अभी भी आईटी की रेड जारी है। दरअसल आयकर की टीम ने टैक्स हेराफेरी के मामले में बेगूसराय के बड़े व्यवसायियों में शामिल मटिहानी निवासी अजय कुमार सिंह उर्फ कारू सिंह के 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में आयकर की टीम को 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश, 50 लाख से भी अधिक की ज्वेलरी और 25 करोड़ के बोगस एक्सपेंस मिले हैं। इनकम टैक्स विभाग अब उनके पिछले 5 सालों में दाखिल किए गए रिटर्न के आधार पर बुक ऑफ अकाउंट की जांच करेगा और छापेमारी के दौरान जब्त किए गए कंप्यूटर की डाटा मॉनिटरिंग विभाग करवाएगा। आईटी की टीम आज भी बेगूसराय में कारू सिंह के आवास पर छापेमारी कर रही है। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान 1 दर्जन से अधिक बैंक खाते, वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेज, कई जगह पर जमीन जायदाद के कागजात भी बरामद किए गए हैं। अब इसके सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कारू सिंह बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी के साले हैं और जदयू नेता नीतीश कुमार और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। कारू सिंह की कंस्ट्रक्शन कंपनी सरिया की फैक्ट्री के अलावा ओडिशा में खनन के साथ साथ रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी कारोबार चलाता है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और फिर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि यहां कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन देश एक है। इस देश को बचाने के लिए और अखंडता को कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो प्रजातंत्र पर आघात करेगा हम उसका विरोध करेंगे। देश में जो भी तानाशाही लाना चाहेगा हम उसके विरोध में खड़े होंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुझे पक्का भरोसा है कि जब शुरुआत अच्छी होती है तो फिर आगे भी अच्छा होगा। उन्होंने कहा है कि हम लोग बीच में मिलते रहेंगे। ममता बनर्जी के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि हम विपक्ष में नहीं हैं बल्कि हम देश को बचाने के लिए साथ आए हैं। जब विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में होगी। दोस्तों बात करते हैं कि अमेरिका दौरे के अपने आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोनाल्डो रीगन सेंटर में अप्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के समापन हॉलीवुड सिंगर मेरी मिलबेन ने मंच से भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन गाया। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने मंच पर उपस्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। अब इसका एक वीडियो सामने आया है जो कि वायरल हो गया है। वहीं इस कार्यक्रम में बोलते हुए मेरी मिलबेन ने कहा कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना मेरे लिए बेहद गर्व की बात है। वहीं इससे पहले रोनाल्ड रीगन में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबने जो अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर बनाई है इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। जब मुझे अमेरिका में जितना सम्मान मिल रहा है इसका श्रेय अमेरिका में आपकी मेहनत और फिर अमेरिका के विकास के लिए किए जा रहे आपके प्रयास को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हो रही इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मविश्वास। 140 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास ही है जो देश आज प्रगति की राह पर है। दोस्तों बात करते हैं कि इस साल सावन माह का प्रारंभ 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार से हो रहा है। जहाँ सावन के पहले दिन मंगला गौरी व्रत है। सावन का पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। इस साल 8 सावन सोमवार व्रत है। जहाँ 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि सावन सोमवार के 8 व्रत रखे जाएंगे। इसका कारण है सावन माह में लगने वाला अधिक मास। सावन मास में सावन सोमवार के 4 और फिर सावन अधिक मास के 4 सोमवार व्रत होंगे। दोस्तों बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 और विपक्षी एकता को लेकर के देश भर में जारी सियासी गहमागहमी के बीच जम्मू और फिर कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं तो सभी नेताओं से कह रहा हूं कि आपको ईडी और फिर सीबीआई से घबराने की जरूरत नहीं है। सच का डट करके मुकाबला कीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। जब बीजेपी सरकार आगामी चुनाव में नहीं बचेगी फिर मोदी जी और फिर उनके सहयोगियों की जाँच करवा लेना है। जब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के इन एजेंसियों का आप अभी बहादुरी से सामना कीजिए। जब 6 माह बाद इनकी हार तय है उसके बाद अधिकारियों की भी अब लग जाएगा कि अब चला चले का बोलबाला आ गया है, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सत्ता में बैठे बीजेपी वालों की ही जांच हो जाएगी। मीडिया की ओर से ये पूछने पर कि किसकी जांच तो फिर उन्होंने जवाब दिया है कि पीएम मोदी की और फिर उसके सहयोगियों की।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में कई बड़े विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का एक वीडियो वायरल होने के बाद विवादों में आ गया है। जी हां, पटना की सड़कों पर कार में बैठ करके सफर करते एम.के. स्टालिन और तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दोनों नेता सीट बेल्ट नहीं पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी को भाजपा नेताओं ने मुद्दा बना लिया है और अब बिहार पुलिस से कार्रवाई की मांग हो रही है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने यह वीडियो शेयर करके तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है। निखिल आनंद ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बार बार देखिए, हजार बार देखिए, राजा का बेटा राज करेगा, लोकतंत्र का अपमान करेगा। लालू जी के गोदी नेता नीतीश जी के राज में राजपुत्रों को ट्रैफिक रूल्स में छूट है क्या? बागेश्वर बाबा पर सीट बेल्ट को लेकर के फाइन किया था, अब तुम्हारी नीति नैतिकता कहाँ है? सोशल मीडिया पर अन्य लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में शुक्रवार को हुई बीजेपी विरोधी पार्टियों के जुटान के बाद अब ये दावा किया जा रहा है कि एकजुटता 2024 के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देगी। लेकिन अब इन दावों पर चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है, जहां उन्होंने विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हुए इंदिरा गांधी का हवाला दिया और कहा कि इस एकता पर इतराने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत किशोर बैठक के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर लड़ी थी। अब तेजस्वी और नीतीश घोषणा कर दें कि 2024 में कांग्रेस को बिहार में कितने सीटें देंगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बेवकूफ़ है वे जो कहते हैं कि 1977 में इंदिरा गांधी की हार विपक्ष की एकजुटता से हुई थी। प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा है कि 1977 में लोग बताते हैं कि सारे दल एक हो गए तो फिर इंदिरा गांधी जी हार गए। ये बात जितने लोग बता रहे हैं वे बेवकूफ़ है। 1977 से पहले जेपी का नव निर्माण आंदोलन हुआ और जेपी ने आंदोलन किया। जेपी का चेहरा था, इमरजेंसी लागू हुई, सब कुछ हो गया, तब जाकर के सब दल एक साथ में आए। अगर इतना कुछ नहीं हुआ होता तो फिर क्या सारे दल इंदिरा गांधी को हरा देते? प्रशांत किशोर ने कहा है कि गैर बीजेपी पार्टियों ने बैठक के बाद एकता पर जोर देने की बात कही और दावा भी किया है कि विपक्षी एकता कायम रहेगी। इस पर भी प्रशांत किशोर ने चुटकी ली और तंज कसते हुए कहा कि साथ में बैठ करके प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो फिर 10 साल पहले ही हो गई होती। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैंने भी इस क्षेत्र में 8 से 10 सालों तक काम किया है। ममता बनर्जी से आप मिले और ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया, इसका जनता पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कह दिया है कि उन्हें विपक्ष पश्चिम बंगाल में लड़ने के लिए जगह देगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस ने भी नहीं कहा है कि हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं वे बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दें कि कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फिर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मुलाकात के दौरान एक वाकये पर भड़क उठे। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव शनिवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर भड़क उठे। उनसे सवाल पूछा गया। मामला अमित शाह और जीतन राम मांझी से जुड़ा हुआ है। दरअसल 21 जून को जीतन राम मांझी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान वे चप्पल बाहर खोल करके अमित शाह से मिलने गए थे। इसी वाकये पर तेज प्रताप यादव ने अमित शाह से जवाब मांगा है। अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अपने कमरे में बुलाया तो फिर चप्पल खुलवा दिया, लेकिन खुद अमित शाह चप्पल पहने हुए थे। इस बात का वो जवाब दें, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को 15 विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ, लेकिन इस बैठक में सुर्खियां बटोरी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नाराजगी ने। जहां कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि अध्यादेश पर एक राय हो, खास करके कांग्रेस आम आदमी का समर्थन करे, लेकिन अध्यादेश पर कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले केजरीवाल दिल्ली रवाना हो गए। इस बीच शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हुए। तेजस्वी यादव से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या केजरीवाल नाराज हैं, तो उन्होंने कहा है कि कोई नाराज़गी नहीं है, सारी बातें हो चुकी है, यहाँ कोई भी अपने हित के लिए नहीं कर रहा है। जहाँ हम लोग जनता की मांग पर एकजुट हुए, अगली बैठक शिमला में होगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता नरेंद्र मोदी पर बात नहीं करना चाहती है, इसलिए अगला जो 2024 में लोकसभा चुनाव है वे जनता का चुनाव होगा, किसी विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं है। देशवासियों के मुद्दे पर चुनाव होगा, देश के 125 करोड़ लोगों का चुनाव होगा और उनके मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि भीषण गर्मी से अभी पूरा बिहार परेशान है। वहीं G20 में शामिल डेलीगेशन की टीम शनिवार को विश्व धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का अवलोकन करने पहुंचे थे। इस दौरान टीम में शामिल एक सदस्य तेज गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़े, जिन्हें आनंद फानन में तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि प्रथम उपचार के बाद तुरंत होश में आ गए, जहां अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। गर्मी से मूर्छित G20 के सदस्य JNU के प्रोफेसर और फिर श्रम संसाधन के जानकार राजीव सिंह बताए जा रहे हैं। दोस्तों बिहार में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन से एम्बुलेंस टेंडर घोटाला चल रहा है विवाद में। इसके बाद बिहार विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड के लिए निकाले गए टेंडर में घोटाले की बात सामने आई है। बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बिहार में जितने भी टेंडर हो रहे हैं उसमें कमीशन खोरी और फिर पार्टनरशिप का खेल चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार विधानसभा में होने वाली सिक्योरिटी गार्ड के टेंडर में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने लालू नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा है कि बड़े भाई और छोटे भाई भ्रष्टाचार के सबसे बड़े नायक हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में लालू राबड़ी के शासनकाल में चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला समेत अनेकों घोटाले पहले हो चुके हैं। अब एक बड़े घोटाले का शुभारंभ बिहार में होने जा रहा है। बिहार विधानसभा में नियुक्ति घोटाले होने जा रहा है। हाल ही में एम्बुलेंस टेंडर घोटाला सामने आया था, जब सरकार इसकी जांच CBI से कराने से भाग रही है। बिहार में कमीशन खोरी की सरकार चल रही है। पिछले दिनों अगवानी पुल के निर्माण में भारी गड़बड़ी सामने आई, जिसे सरकार ने भी स्वीकार किया, लेकिन इसकी जांच CBI से नहीं कराई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर के राजनीतिक बवाल जारी है। भाजपा जबरदस्त तरीके से विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है। भाजपा लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के खिलाफ नीतीश कुमार और लालू यादव ने इमरजेंसी के दिनों में लड़ाई लड़ी। आज उसी कांग्रेस की गोद में जाकर के वे दोनों बैठ गए हैं। इसी को लेकर के जदयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान सामने आया है। ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि आज इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है। ललन सिंह ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा पर पलटवार करते हुए कहा है कि वे क्या बोलेंगे, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 1974 से 75 में हमारी लड़ाई इंदिरा गांधी से नहीं बल्कि शासन से था। आज की स्थिति 1974-75 से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि देश में आज इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है। उन्होंने कहा कि उस समय प्रेस की आज़ादी थी, आज इनकी नियंत्रण में प्रेस तो है ही, साथ ही साथ सारे संवैधानिक संस्थानों पर भी इनका नियंत्रण है। जहाँ उन्होंने कहा है कि आज लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि आज अगर आपके खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है तो फिर सीधे उसके यहाँ छापे मारने चले जाते हैं, छापे पड़ने लगता है। उन्होंने दावा किया है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।